नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग समसामयिकी खंड से संबंधित 23 जुलाई 2020 की महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करेंगे। आज की प्रमुख घटनाओं में मास्कमैन, संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र 2020, ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार तथा रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष की नवीन नियुक्ति हुई है। वहीं N95 मास्क और कोविड-19 के संबंध में सरकार के जारी नए दिशा निर्देशों का अवलोकन करेंगे। इसके पश्चात करंट अफेयर्स वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज की घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अंत में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली घटना है मास्कमैन से संबंधित कि किसे मास्कमैन के रूप में कौन से व्यक्ति मास्कमैन के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा इस लड़ाई से लड़ने का प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में बिहार के मधुबनी लोक कला चित्रकार रेमंत कुमार मिश्रा के द्वारा हाथ से मधुबनी पेंटिंग्स का चित्रण मास्क के ऊपर किया जा रहा है। उनके इस कृत्य ने उन्हें मास्कमैन के रूप में भारत में प्रसिद्धि दिलाई है। आइए जानते हैं मधुबनी कला पेंटिंग से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को। तो इस कला का एक अन्य नाम है मिथिला पेंटिंग। यह बिहार के मिथिलांचल, विशेषतः मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में यह प्रचलित है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो WG आर्चर को इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। जब 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया था तो भूकंप से तबाह हुए घरों का निरीक्षण करने के दौरान WG आर्चर की नज़र इस चित्रकारी पर पड़ी थी। तो इस शैली के खोजकर्ता के रूप में WG आर्चर को जाना जाता है। इसके पश्चात है संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र 2020, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं महासभा होगी तथा यह अपने इतिहास में प्रथम बार वर्चुअली या आभासी रूप में आयोजित की जाएगी। इससे संबंधित प्रमुख बिंदु हैं कि 2020 का सत्र 15 सितंबर से प्रारंभ होगा तथा वैश्विक नेताओं के रिकॉर्ड किए गए बयानों को केवल वहां पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस सत्र में उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन की बैठक में भाग लेने की उम्मीद भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएं प्रमुख हैं कि यहाँ पर इस बार जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं महिलाओं पर चौथे वैश्विक सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात इस सत्र में एक जलवायु सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। हमारी दूसरी खबर है कि ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार में नवीन नियुक्ति की गई है। तो आइए जानते हैं कि यह नियुक्ति किनकी हुई है। तो ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में साहिल सेठ की नियुक्ति की गई है। साहिल सेठ के संदर्भ में प्रमुख बिंदु हैं कि यह जो है मुंबई सीमा शुल्क उपायुक्त के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। इस पद पर नियुक्त होने के पश्चात इन्हें कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होगा तथा उनकी यह भूमिका एक स्वैच्छिक होगी। इसके पश्चात जानते हैं ब्रिक्स सीसीआई के विषय में। तो ब्रिक्स देशों में वाणिज्य और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना 2012 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो MSME खंड के लिए समर्थन प्रणाली तथा युवा उद्यमियों तक पहुंच बनाना था। यानी ब्रिक्स देशों के अंतर्गत उद्योगों को अपना समर्थन प्रदान कर रहा था। इसके पश्चात है कि रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में श्री अरुण कुमार की नियुक्ति की गई है। मुख्य बिंदु क्या है इससे संबंधित? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे या यूनियन इंटरनेशनल डेस्क मीन्स की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है। आखिर UIC का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय पेरिस में है। यह कार्य क्या करता है? तो सुरक्षा से संबंधित मामलों में रेल क्षेत्र की ओर से नीति का विकास करने तथा सुरक्षा एजेंसियों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य करती है। रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1922 में और वर्तमान में विश्व के 194 सदस्य इसके सदस्य हैं।
N95 मास्क और कोविड-19, यह हमारा अगला घटनाक्रम है। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह घोषणा की है कि रेसिपिटेटर वाल्व वाले N95 मास्क कोविड-19 को फैलने से नहीं रोकते हैं। तो N95 मास्क क्या है? तो यह एक सुरक्षात्मक उपकरण है। यह हवा में उपस्थित 300 नैनोमीटर से कम आकार वाले कणों को यह फिल्टर करता है। वहीं कोविड-19 वायरस का आकार 65 से 125 नैनोमीटर के मध्य है। इसका आशय यह है कि N95 मास्क कोविड-19 वायरस को रोक सकता है, परंतु प्रमुख चिंताएं क्या हैं कि N95 मास्क के वाल्व वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोक सकते हैं। अंदर इनहेल करने से रोक सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने से इसे नहीं रोक सकते हैं। यह केवल मास्क पहनने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। यह निकलने वाले एरोसोल को फिल्टर नहीं करता है। वहीं जब एक स्पर्शोन्मुखी रोगी, यानी जिसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी हम बोल सकते हैं, तो एक स्पर्शोन्मुख रोगी जब यह मास्क पहनता है तो आसानी से दूसरों के मध्य संक्रमण फैला सकता है। इसका उपाय क्या है? तो उपाय, आप कपड़े से बने मास्क, खासकर कपास का उपयोग करने की सलाह दी गई है। आप वर्तमान समय में जो बाजार में तौलिया वगैरह मिलता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में 23 जुलाई 2020 से संबंधित घटनाओं का संक्षिप्त विवरण। हाल ही में भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के एक यूनिट ने क्रिटिकलिटी प्राप्त की है तथा अब उससे बिजली पैदा की जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, गुजरात। इसके पश्चात है कि हाल ही में उड़ीसा में हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाले किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ध्रुवास्त्र। यहाँ मालूम होना चाहिए कि यह जो ध्रुवास्त्र है, यह नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन हेलिना का ही एक उन्नत संस्करण है, जिसका नाम ध्रुवास्त्र रखा गया है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा में स्थित बालासोर ATR से इसका परीक्षण किया गया था। हाल ही में सरकार ने कब तक IT और ITES उद्योग के लिए घर से काम करने की छूट का विस्तार किया है। तो यह 31 दिसंबर 2020 तक इसे लागू करने का फैसला रखा गया है। साथ ही साथ है कि किस संस्था ने आवर्ती भुगतान के लिए UPI ऑटो पे सुविधा प्रारंभ की है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने या NPCI ने UPI ऑटो पे सुविधा प्रारंभ की है। इसके पश्चात है कि DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो भारत। DRDO ने भारतीय सेना हेतु एक ड्रोन का विकास किया है जिसका नाम भारत रखा गया है। इसके पश्चात है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक का निर्माण भारत की किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? तो इसका उत्तर है पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसका उत्पादन किया जाएगा। ब्रिटेन ने कब से हांगकांग के पात्र निवासियों के लिए ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग खोला है? तो इसका उत्तर है जनवरी 2021। अगला है कि ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने विमानन उत्सर्जन से निपटने के लिए किस काउंसिल की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है जेट जीरो काउंसिल की स्थापना बोरिस जॉनसन के द्वारा विमानन उत्सर्जन से निपटने के लिए की गई है। वहीं वाडा ने भारत की किस संस्था के निलंबन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन न करने का हवाला देते हुए 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी NDTL का निलंबन अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके पश्चात है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो प्रवासी रोजगार ऐप का लॉन्च बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने किया है, जहां उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली कंपनियों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी तथा नियुक्ति से संबंधित विभिन्न जानकारियां उन्हें इस ऐप से प्राप्त हो सकती है। किन्हें? प्रवासी मजदूरों को, ताकि उन्हें अपने रोजगार प्राप्त हो सकें। इसके पश्चात है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
किस देश में IPL 2020 आयोजित करना चाहती है? तो इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। कोविड-19 के दौरान जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में विश्व जूझ रहा है, लेकिन BCCI आज के दिन में भी IPL आयोजित करवाने के लिए इच्छुक है। यहाँ तक कि एक बहुत ही कंट्राडिक्टिव यह सोच है कि जहाँ विश्व की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं रद्द की जा रही हैं या निलंबित की जा रही हैं, उनका समय आगे बढ़ाया जा रहा है, परंतु BCCI अपने इस फैसले पर अड़ी हुई है कि हम IPL करवाएंगे ही। खैर आगे देखते हैं। उड़ीसा सरकार ने जिस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम रखा गया है, उस लोकगीत का नाम क्या है? तो उस लोकगीत का नाम है रंगवती। आगे है कि हाल ही में जिस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने हेतु भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव किया है, वह देश कौन है? तो वह वर्तमान में वह देश चीन है जाएगा। वहीं है आगे है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो वह है 6 महीने। यह रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन। इसके पश्चात है कि अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो इसका उत्तर है चीन। आगे है केंद्र सरकार ने IT और BPO कंपनियों के लिए, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 31 दिसंबर तक घर से काम करने के लिए दिशा निर्देशों को जारी रखा गया है। वहीं मशहूर मंदिर में आदि महोत्सव जो जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया गया। तो इसका उत्तर होगा मीनाक्षी मंदिर। किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य में झंडा फहराया था? तो इसका उत्तर है मीनाक्षी मंदिर। इसके पश्चात हम आज से संबंधित विभिन्न घटनाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव किया है? तो इसका उत्तर होगा चीन। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? इसका उत्तर भी चीन होगा। निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया है? तो इसका उत्तर मीनाक्षी मंदिर होगा। हाल ही में BCCI किस देश में IPL 2020 आयोजित करवाना चाहती है? इसका उत्तर संयुक्त अरब अमीरात होगा। वहीं DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो वह भारत है। उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया गया है? तो लोकप्रिय लोकगीत का नाम है रंगवती। इस प्रकार आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। यदि आप इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल हैं या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।